Hello student, as a previous chapter we did or study or discussion about the syllabus. हमको 12th क्लास में क्या सिलेबस रीड अप करना है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की। एक्चुअली 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में जो चैप्टर्स हैं जो कंटेंट्स हैं फर्स्ट बुक के वो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी तक के। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब आज जो है मैं 1 बाय 1 करके और एक एक चैप्टर्स को रीड अप करेंगे। तो पहले चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैट, आज हम उसकी बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, और जो हमारी यूनिट 1 है 12th क्लास का उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट। बच्चों जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास में जो सिलेबस रीड अप किया था उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी जो था हमारा एक पार्ट था। आप सबको मालूम होगा 10th क्लास का सिलेबस था, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड देन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 4 चैप्टर्स उसके अंदर आते हैं 10th के सिलेबस में जो हम लोगों ने पढ़े थे। तो वहां पर हमने जो करंट 10th क्लास में रीड किया था तो वो सिंपल सा एक वर्ड था I is equal to Q upon T, where Q is equal to charge and T is equal to time। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो डेफिनेशन रीड की थी वो ये थी, when charge flows in a conductor per second or you can say with respect to time, then this is called current I। और इस करंट का जो यूनिट था वो था एम्पियर। इतना हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में जो अपग्रेडेशन हुआ है 10th का सिलेबस वो क्या है वहां से देखते हैं। बेसिकली करंट जो है वो किस तरह से चलेगी। अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो यहाँ पर समझ लेते हैं ये चार्ज है क्या, कैसे फॉर्म हुआ है। तो यहां देखते हैं here we have 2 types of current। One is called electrostatic current and second one is current electricity, और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं डायनेमिक करंट। अब यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये जो चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो होने से जो करंट फॉर्म हुई है, जो फ्लो कर रही है वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट क्या है, तो यहाँ हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट का बेसिकली जो कॉज है वो है व्हेन चार्ज is at rest। इस वर्ड को हमको बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि यहाँ पर चार्ज जो है वो रेस्ट कंडीशन में होता है और यू कैन से स्टेशनरी कंडीशन में होता है। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब बात करते हैं तब हम इसका कॉज कहेंगे कि यहाँ पर वो क्या रहा है, व्हेन
charge flows in a conductor. यहां पर चार्ज जो है कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, इट मींस यहां पर रेस्ट है, तो यहां पर हमारा जो चार्ज है वो मूविंग कंडीशन है, चार्ज इज एट मूविंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि एक जगह पर चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, उस समय जो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, और जब चार्ज किसी कंडक्टर मोशन कर रहा होगा, मूवेबल कंडीशन में होगा, तब जो करंट बनेगी उसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? तब अभी इसको तो अभी हम रीड अप नहीं करेंगे, ये हमारा बेसिकली 12th में सेकंड यूनिट जब पढ़ेंगे तो ये पूरा पोर्शन आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब हमको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा चैप्टर्स जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, तो हम सिर्फ ये वाला पोर्शन देखेंगे जहां पर चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन पर है और क्या कर रहा है, जो चार्ज है रेस्ट पे, लेकिन फिर भी एक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज I इक्वल टू Q अपॉन T। तो जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो चार्ज के थ्रू हो रही है, यहां पर चार्ज रेस्ट कंडीशन पे तब भी करंट प्रोड्यूस होगी, और यहां पर चार्ज मूवेबल है, मोशन में है, तब जो करंट प्रोड्यूस हो रही है जो हमारे घर में आती है एसी करंट और डीसी करंट। तो हम जो है अपना पहला पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इसको रीड करेंगे। तो यहां पर क्या चीज आ रही है, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इसका डेफिनेशन नोट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, उनको क्लियरली नोट करते हुए चलें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज a branch of physics in which it deals or read about the phenomena or events of rest charge और स्टेशनरी चार्ज। जब भी कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन पे होता है, स्टेशनरी कंडीशन पे होता है, उस समय वो अपने सराउंडिंग में क्या क्या फिनोमेना प्रोड्यूस करता है, उन सभी चीजों को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि हमारा चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करेगा, वो मोशन में नहीं होगा, वो मूविंग कंडीशन में नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में फीड करें इस चीज को। हमारा चार्ज जो है वो जब रेस्ट पे होगा, जब वो स्टेशनरी कंडीशन में होगा, तब जो करंट प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होगी। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या यहां पर बन रही है, डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स और रीड अबाउट द फिनोमेना और इवेंट्स ऑफ रेस्ट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। तो बच्चों यहां पर समझना पड़ेगा वो कौन कौन से फिनोमेना होते हैं जो कि एक रेस्ट और स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करता है। सिंपल, जैसे कि एक चार्ज है वो रेस्ट कंडीशन पे, तो वो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है, कई बार मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू, लेकिन हम देखते हैं कि भाई एक रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? अब बात यहां पर आती है, सभी स्टूडेंट के माइंड में एक बात, एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये कि सर ये चार्ज है क्या? बिकॉज आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कई बार कि जो एटम है, एटम इज वेरी टिनी पार्ट्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस। एटम जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट होता है जो सॉलिड होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट्स होते हैं वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो कि
अनचार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड में जो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव है। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन है, सर आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को डिस्क्राइब किया लेकिन अभी फिर चार्ज की बात करते हैं। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए चार्ज है क्या, कैसे बन रहा है। हमारा कोई भी सब्सटेंस जो है वो छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको हम कहते हैं एटम। एटम के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, न्यूक्लियस, जहां क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर चार्ज कहां से आ रहा है, वो चार्ज जो बना है वो कहां से आ रहा है, जो कि किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। तो यहां पर ये बहुत क्लियरली समझने वाली बात है, समझना पड़ेगा कि चार्ज फॉर्म कहां से हो रहा है। तो आज हम जो है इस चीज को भी एक क्लियरली समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट है चार्ज वो कैसे फॉर्म होगा। तो यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा बोर्ड को रब करें, या चलिए थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। As we know that every substance is made by a tiny particle which is called atoms, ठीक है, ये एटम बनाया, ये इसका सेंट्रल पार्ट जो कि सॉलिड होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इसके सराउंडिंग में ऑर्बिटल हैं, इन ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होते हैं, सबको मालूम है, इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा बच्चों, आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, मतलब एक एटम के जो ऑर्बिटल हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ बेसिकली 2n² फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्या फार्मूला है, 2n²। तो 2n² फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सेटअप होते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड सेल जो है उसमें कितने होंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो थर्ड में कितने होंगे, अरे सिंपल, n की जगह 3 लिखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 2 18, तो कितने होंगे थर्ड सेल में, थर्ड ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होंगे 18। क्लियर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिटल में सेटअप होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो भाई रिवॉल्व कैसे करेंगे, उनके पास में एनर्जी होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग रेस्ट में हैं, इट मींस कि हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तभी तो रेस्ट में। अगर हम मोशन में हैं, कहीं रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास एनर्जी है, तो यही एनर्जी तो हमें काम में लाना है। अब देखो कैसे, वो एनर्जी कितनी होती है, हर इलेक्ट्रॉन के पास में, जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के रिवॉल्व करता है। फिक्स है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके वो रिवॉल्व करता है। ये यहाँ अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अभी मैं इसको आगे लेके चलूंगा तब पता लगेगा कि अगर जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, फ्रिक्शनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। समझ बात है कि हम कितनी एनर्जी से रिवॉल्व कर रहे हैं, वो है 13.6। और जैसी एक्स एनर्जी मिली, सपोज 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तब क्या होगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस मूव करेंगे। अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों अभी हमने देखा कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो एक टिनी पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं उससे फॉर्म होते हैं, उससे बनते हैं। और उन एटम्स के अंदर क्या है, उन एटम्स के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जो कि सॉलिड होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्लियर? और सराउंडिंग में जो सेल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर? अब चलते हैं आगे। सेकंड याद रखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर्ड होते हैं किसी भी एटम के अंदर। हर इलेक्ट्रॉन्स की जो रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को, वो कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब इसके आगे चलते हैं। अब देखते क्या है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हर सेल में, हर ऑर्बिटल में कंप्लीट है, ध्यान सुनना, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एन की अगर फर्स्ट सेल को 1 का स्क्वायर 1 into 2 यानी पहले में हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। दूसरे में कितने चाहिए, 8। तीसरे में कितने चाहिए, 18। अब अगर किसी भी सब्सटेंस में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेटअप हो रहे हैं, फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में 18 हैं, तब बच्चों यहां पर एक बात समझ में आती है कि यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ऐसा सब्सटेंस कभी भी हीट को या करंट को रेगुलरली वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि वो कंडक्टर नहीं होगा। आपने 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि 2 तरह के सब्सटेंस है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। हाँ, थर्ड भी है सेमीकंडक्टर, जिसको हम आगे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। वही सब्सटेंस हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रोपेगेट करते हैं। लेकिन जो सब्सटेंस कंप्लीटली अपने ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फिल करके रखते हैं, यानी कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस इंसुलेटर होते हैं। क्लियर? अब जैसे चलिए मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। क्लियर? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। या फिर नोट करते हैं, चलिए सोडियम Na11 और इसका एटॉमिक मास है 23। क्लियर? अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और बचा कितना, 1। यानी थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 1। तब आप देखेंगे ये जो 1 है ये कैसा होगा, फ्री होगा, बिकॉज थर्ड सेल को रिक्वायर्ड कितने थे, 18। थर्ड सेल को 18 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, लेकिन अभी मिले कितने उसको, 1। तो ये 1 जो मिले हैं, ये 1 जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? अब अगर ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जो कि अपने ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल करता है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे फर्स्ट सेल में उसको मिले 2, सेकंड में मिले 8 और थर्ड में मिले उसको 18। अब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो क्या होगा, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोपेगेट करते हैं, जबकि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं करते, सिर्फ होल्ड करते हैं।
होल्ड करना मतलब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को होल्ड कर लेंगे, कहीं पर भी हीटिंग फील्ड बन रहा होगा उसको होल्ड कर लेंगे, लेकिन वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव नहीं करते। क्लियर? चलिए अब बोर्ड को जरा रब करते हैं और इसके बाद सेकंड एक्सप्लेनेशन जो है उसको देखते हैं, जिसमें हमें पता लगेगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमें एटम में मिल रहे थे वो किस तरह से चार्ज में कन्वर्ट होंगे। ये बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। बेसिकली बच्चों को जितने भी रेफरेंस बुक है वो कभी भी क्या होगा, वो कभी भी उतना क्लियरली मेंशन नहीं करते। अब चार्ज के बारे में समझते हैं, चार्ज क्वांटिटी से एक्सप्लेनेशन 2। Let we have two substances. Which is made by tiny particles, which is called atoms. ये दो सब्सटेंस लिए हमने, ये हमारा फर्स्ट सब्सटेंस है, ये हमारा सेकंड सब्सटेंस है। इसमें जो टिनी पार्टिकल्स हैं वो हैं एटम्स। एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन्स उसके सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? और जैसा आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन ये अनचार्ज होते हैं। ठीक है ना? इस तरह से हमने ये बना दिए। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल में जब मोशन करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी लेकर के वो अपने ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। क्लियर? अब हम एनर्जी अब इसको देते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है सेक्शन 1 में और 2 में ये कितने एनर्जी से रिवॉल्व कर रहे हैं? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने क्या किया, इन दोनों सब्सटेंस को एक दूसरे के ऊपर रख करके और इनको हमने रब किया। क्या किया? रब किया। रब करेंगे तब क्या होगा? 11वीं क्लास में पढ़ा था, तब यहां पर फ्रिक्शन होगा। यहां पर इन दोनों सब्सटेंस के सरफेस जो है एक दूसरे के साथ जब रब करेंगे तो यहां पर फ्रिक्शनल एनर्जी, ये अब एक्स एनर्जी इन दोनों सब्सटेंस के बीच में मूव करेंगी। कैसे? जैसे मेरे पास ये मेरा एक हैंड है, ये दूसरा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी है 13.6, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों को रख करके इस तरह से जब मैं इनको रब करूंगा ऐसे आपस में, तब क्या होगा? फ्रैक्शनल एनर्जी, ड्यू टू फ्रैक्शनल एनर्जी, जैसे फ्रैक्शनल एनर्जी कारण इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी के थ्रू क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तब क्या होगा कि हो सकता है कि सब्सटेंस 1 से इलेक्ट्रॉन सेकंड में या सेकंड से 1 में जंप करें। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन 1 सब्सटेंस टू एंटर सेकंड और सेकंड टू 1, ये इस तरह से मूव किए। लेकिन क्या हमको पता लगा? नहीं, बिकॉज ये जो है अनविजिबल इवेंट्स है जो हमको दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सब्सटेंस से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में शिफ्ट हो गए। ध्यान समझना, जब ये यहां से यहां या फिर सेकंड से 1 में गए
तब इनको क्या हुआ, ये एक्स एनर्जी के थ्रू जब गए तो ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ इधर, तो जब डिस्प्लेस हुआ तब क्या हुआ, इसने कुछ वर्गन किया। क्या किया, वर्गन। एक इलेक्ट्रॉन जो सब्सटेंस 1 से सब्सटेंस 2 में मूव कर रहा है या 2 से 1 में मूव कर रहा है, तो उसने क्या किया, वर्गन किया। और बच्चों जब वर्गन होगा तो कुछ तो टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड में आना या सेकंड से फर्स्ट में जाना, तो कुछ तो टाइम उसको लगेगा। तो भाई हमने देखा, हाँ कुछ टाइम लग गया, 0। अब ये फॉर्मूला देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि W/T 11th क्लास में, याद करो 11th क्लास में जब ये चैप्टर आप लोगों ने रीड किया था, कौन सा चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर, WP पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी। तब पावर का फार्मूला बन गया, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सब्सटेंस से सेकंड में, सेकंड से 1 में जंप किए, उन्होंने जंप के ड्यूरेशन में वर्क डन किया, उनको कुछ टाइम लगा, तो W/T ये क्या बन गया, पावर। पावर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P से, P W/T। अब देखते जाओ कि ये जो पावर बनी है, ये पावर किसको मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई। ये पावर इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ये पावर लेकर के मूव करेंगे तब क्या बनेगा, चार्ज। क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रॉन्स है नॉर्मली जो किसी एटम के अंदर उनके ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे थे, अब वो एक्साइटेड हो गए, उनके पास एनर्जी आ गई, उनका पावर आ गई। अब पावर आ गई, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गए, चार्ज में कन्वर्ट हो गए। चलो एक एग्जाम्पल से इसको और अंडरस्टैंड करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये पावर बनी कैसे, चार्ज बना कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए पुलिसमैन। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, व्हाट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए पुलिसमैन। आप में और एक पुलिसमैन में क्या मेन डिफरेंस है। आप कभी ड्रेस नहीं पहनते, यूनिफॉर्म नहीं पहनते, आपका पास पिस्टल नहीं होती, बस समझना। जबकि एक पुलिसमैन जो है उसके पास एक यूनिफॉर्म होती है और एक पिस्टल है या डंडा है हाथ में। तो क्या हुआ, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं एक पुलिस वाले की यूनिफॉर्म उतार लेता हूं तो नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब उसी यूनिफॉर्म को आपको, जो कि आप पहले से इलेक्ट्रॉन थे, आपको वो यूनिफॉर्म पहना देता हूं तो आपके पास क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा, पावर आ जाएगा। फिर से देखते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। कहीं पर आप नॉर्मली, जो कि एक इंसान है, पुलिस में नहीं है, आप कहीं पर भी जाते हैं तो क्या आपको देख करके वहां पर आसपास में कोई फिनोमेना जनरेट होता है, नहीं होता, जो कि एक पुलिस वाले को देख करके होगा। जैसे कहीं पर कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, पुलिस वाले की यूनिफॉर्म देख करके सभी लोगों को समझ में आता है पुलिस आ रही है, नतीजा वो लोग भाग जाते हैं, यानी पावर। तो क्या पावर था, वो यूनिफॉर्म। समझने की कोशिश करें, यानी कि इस यूनिफॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म पहन लेता है तो उसको क्या आता है, चार्ज। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर। तब यहां पर ये समझना पड़ेगा कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, चार्ज को डिफाइन कैसे करें, समझिए। When an electron done a work from first substance to another substance by frictional energy, due to frictional energy, ऐसा आप कह सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी substance से another substance में due to frictional energy ट्रांसफर होता है
तो वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास क्या आ जाता है, चार्ज है। ठीक, किस बात, चलिए डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज इज अ पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन which produced electrical and magnetic events. Charge is a power of electron which produce electric and magnetic events. So, ये चार्ज प्रोड्यूस हो गया। बेसिकली चार्ज जो है वो किससे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेड होने पर, जो कि किसी भी एनर्जी, यहां पर ध्यान रखना बच्चों, एनर्जी फ्रिक्शनल एनर्जी भी हो सकती है, थर्मल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है। ये किसी भी एनर्जी के थ्रू जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा वो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करेगा, वन सब्सटेंस से अदर सब्सटेंस मूव करेगा, तब उसके अंदर क्या होगा, पावर जनरेट होगी, और यही पावर जो है चार्ज होती है। क्लियर?